गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 जून है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे निबंध के टॉपिक को देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मंत्रियों कि यह युवा और अनुभवी लोगों के बेहतरीन मिश्रण है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह बातें की गई है। तो हम इसके मंत्रिमंडल को देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद में कितने कैटेगरी होते हैं, साथ ही साथ 91वां संविधान संशोधन क्या है, मंत्रिपरिषदों की सीमा से संबंधित जुड़े मामले क्या हैं, सभी मामलों को देखेंगे। फिर कॉटन कैंडी में इस्तेमाल हो रहे हैं घातक सिंथेटिक रंग, तो हम इसे भी देखेंगे किस प्रकार से यह आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को कवर करता है। साथ ही साथ देखेंगे उड़ीसा में पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी है सोफिया फिरदौसी, तो पीटी एस्पेक्ट इस पर नज़र डालेंगे। मानव विकास के मोर्चे पर कहाँ है भारत, तो एक डाटा रिलीज किया गया है, तो उसको हम देखेंगे मेंस ऑफ पर्सपेक्टिव से कि कैसे मानव विकास के मोर्चे पर भारत की स्थिति किस रूप से आगे बढ़ी है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर आरबीआई की नज़र है, तो रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इसका क्या तालमेल है, किस प्रकार के प्रभाव रख सकता है, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अलकराज ने पहली बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, तो पीटी एस्पेक्ट से देखेंगे फ्रेंच ओपन क्या है और सभी जीते हुए खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बनी पूजा तोमर, तो यह क्या है यूएफसी, इसे हम लोग देखेंगे। इसमें पीटी फैक्ट जो है उस पर नज़र डालेंगे। फ्रेंच ओपन में गाफ और कैटरीना ने की जोड़ी ने युगल खिताब जीता है, तो पीटी एस्पेक्ट से देखेंगे। अगर हम संपादकीय बात करें तो 3 महत्वपूर्ण संपादकीय हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाएं क्या है, G20 के बाद क्या असर इसका देखने को मिला है, साथ ही आरबीआई का रिपोर्ट एक आता है जिस पर चर्चा की गई है पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दे रहा है, तो सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर नई सरकार की अपेक्षाएं क्या है, यह हमारे जो आर्थिक सलाहकार रहे हैं विवेक दोबराय जी के द्वारा लिखा गया है, तो इनके एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार से ये क्या अपेक्षा करते हैं। फिर तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर भारत, तो इसके सारे आयामों की चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ों को समझने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बारकोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉमेंट सेक्शन बॉक्स, दोनों जगह आप लोगों को क्या दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर डेली निर्धारित समय के अनुसार कराया जाता है। इसे स्कैन करेंगे तो भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iktx.in। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले खबर में देखेंगे मंत्रियों की यह युवा और अनुभवी लोगों की बेहतरीन मिश्रण है, मोदी जी के द्वारा बोला गया है, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। देखिए, कल मंत्री पद का शपथ समारोह था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए जिसे कहते हैं, उसमें मंत्री सूची कितनी, मंत्रिपरिषद का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट स्तर के मंत्री कितने हैं, 30 हैं। फिर राज्य मंत्री के जो स्वतंत्र प्रभार के हैं उनकी मंत्रियों की संख्या कितनी है, 5 है। फिर राज्य मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री की संख्या 36 है। तो आप देख सकते हैं इनमें लिस्ट, अभी पद का वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो पद के वर्गीकरण जब आएंगे हम उस पर देखेंगे किनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। अभी केवल कल शपथ समारोह था जिसमें मंत्रियों को कैबिनेट स्तर पर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, इतने हमारे मंत्रिपरिषद में होंगे। तो इसके लिस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री कौन कौन से शामिल हैं, राज्य मंत्री कौन कौन से हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन कौन से है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो अनुच्छेद 74 जो है संविधान का, अनुच्छेद 74
मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ और वेतन भत्ते से संबंधित है। तो 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। 75 में मंत्रियों की योग्यता और उससे संबंधित जितने भी कार्यकाल है, जिम्मेदारी है, योग्यता है, शपथ है, वेतन और भत्ते से संबंधित मुद्दों की बात करता है। अगर हम मंत्रिपरिषद मंत्रियों की 3 श्रेणी देखते हैं, अगर मंत्रिपरिषद का अगर 74 के संदर्भ में देखें तो 3 श्रेणियों को देखा जाता है, जिसमें कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, एक उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी देखे जाता है। और इसका सभी मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री इसका सर्वोच्च पद होता है। अगर हम उसके बाद बात करें कि कैबिनेट मंत्री में कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री देखिए सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त विदेश मामलों को मंत्रालय, इस तरह के प्रमुख होते हैं। और कैबिनेट केंद्र के सरकार के मुख्य नीति निर्धारक के तौर पर होते हैं। इसी देखिए ध्यान रखिएगा, एक सर्किल बनाइएगा जिसमें सबसे बीच में है यह किचन कैबिनेट, इसको बोला जाता है किचन कैबिनेट। यह क्या होता है, इसमें कुछ मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या तो वित्त मंत्री जैसे होते, जो खास होते, सबसे खास होते किचन में, वो किचन कैबिनेट के तौर पर होते। उसके बाद कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ध्यान रखिए इसके अंदर जो होंगे वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर होते हैं, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जिसमें आपको अभी कैबिनेट मंत्री में जिनकी आपको दी गई शपथ दिलाई गई उनको बाद। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, और उसके बाहर के जो होंगे उप मंत्री होंगे। राज्य या उप मंत्री हम इसे बोलते हैं, उप मंत्री या राज्य स्वतंत्र मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। यह वर्गीकरण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यह आपको होगा, जो कोर में किचन कैबिनेट है और कैबिनेट मंत्री ही महत्वपूर्ण रूप से कार्य पूरे देश का शासन प्रशासन इनके नेतृत्व में चलाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे, देखिए इसमें बातें याद रखनी है। 91वां संविधान संशोधन क्या था इसके तहत, तो यह 2003 में एक संशोधन लाया गया था, संविधान संशोधन, जिसे 91वें संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 164 के खंड ए 1A में सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद क्या होगी, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य के विधान सदस्यों की संख्या का मात्र 15%। अगर मान लीजिए 100 मंत्री है तो उसका 15% कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, आपको 15 मंत्री आपको ध्यान रखना है, 15% आपको निर्धारित करना है। जो भी होगा अधिक नहीं होनी चाहिए उस 15%, अर्थात जितनी संख्या विधानसभा की उसके 15% ही होगी। यह निर्धारित किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम। उससे पहले अनगिनत इच्छानुसार होता था, मुख्यमंत्री की इच्छानुसार, और केंद्र में प्रधानमंत्री की इच्छानुसार हुआ करता था। तो इसे ध्यान रखना है, यह संशोधन करके यह निर्धारित कर दिया गया, जिसमें वर्तमान में 15% है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया, ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम न होगी। तो यहाँ पर अधिकतम कितना बात कर रहा है, अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी, अर्थात इससे कम होगी। और न्यूनतम की बात हो रही है तो कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, अर्थात 12 मंत्रियों का कैबिनेट होना चाहिए। ऐसी बातें की जा रही है। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे। इसी तरह संशोधन 75 किए गए, जिसमें बात की गई कि केंद्र के स्तर पर कितनी होगी। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति जब होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, जिसमें बात की जाती है कि इसी अनुच्छेद के इसी संशोधन के तहत करते हुए इसमें भी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी 15% निर्धारित की गई है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो 91वें संविधान संशोधन इसलिए लाया गया कि कैबिनेट, जो बड़ी कैबिनेट बना ली जाती थी 2003 से पहले, तो उसमें खजाने की बड़ी खर्चा होती थी। आपको एक मंत्री के काम काज है उसके पूरे कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए, उनके सुरक्षा मानकों को स्थापित करने के लिए बहुत कैबिनेट के पैसे खर्चे कराए जाते थे, जिसके वजह से यह संशोधन लाया गया कि हम मितव्ययता को लागू करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। कॉटन कैंडी जो आप लोग खाते हैं ना, आपको एक दिया जाता है बांस में लपेट के चीनी का मिश्रण का, उसमें एक लाल पीला हरा रंग का बना के दिया जाता है, जिसे कॉटन कैंडी कहते हैं। इसमें देखिए सिंथेटिक रंगों के कारण क्या हो रहा है, या
बच्चों के मस्तिष्क पर यह प्रभाव डाल रहा है, कैंसर जैसे कारकों का जिम्मेदार हो रहा है। तो देखिए तमिलनाडु में कॉटन कैंडी को लेकर कैंसर कारकों रोडा, एक नाम रखिएगा रोडामाइन बी रसायन का नाम याद रखना है, जो पाई गई, जिससे तमिलनाडु फरवरी में ही तमिलनाडु में कॉटन कैंडी को प्रतिबंध कर दिया गया था। कुछ अन्य राज्यों में भी कॉटन कैंडी को प्रतिबंध लगाया गया। और रोडामाइन बी का इस्तेमाल कई डाई के रूप के कपड़ों में किया जाता है रंगाई के लिए। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है रोडामाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कपड़ा अगर लेते हैं तो उसके रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को राष्ट्रीय राजधानी कॉटन कैंडी सैंपल की जाँच का निर्देश दिया है। और ध्यान रखिएगा सिंथेटिक रंगों में हम बात करें तो रंगों में सीसा, पारा, क्रोमियम, तांबा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर जैसे भारी धातु और खतरनाक रसायन मिले होते हैं। जो सिंथेटिक रंग बनाए जाते हैं ना, कृत्रिम रंग बनाए जाते हैं उनमें। तो इस प्रकार जो भी शरीर के बच्चों के लिए घातक हो जाता है, डाइट क्या करता है वो मस्तिष्क पर असर छोड़ता है। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपको ध्यान रखिएगा यह तमिलनाडु से शुरू होता है। तमिलनाडु में फरवरी में यह दिया जाता है कि अवैध वहाँ बनाया जाता है कि इसका प्रयोग नहीं होगा। अन्य राज्यों में भी मांग उठती है, जिसमें दिल्ली तक पहुँची है बात। तो यह देखिएगा कुछ ही समय बाद यह केंद्र के स्तर पर इस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और पूरे राज्यों में लागू किए जाएंगे। जहाँ पर आपको रोडामाइन बी है उसके लिए आपको प्रश्न चिन्ह किया जाएगा। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, आपसे प्रश्न यहाँ पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है। रोडामाइन बी के साथ ही सिंथेटिक रंग किससे बनते हैं। तो आपको इन सारे न्यूज़ को अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए यह पीटी फैक्ट आप लोग को इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए। उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी है सोफिया फिरदौसी। यह उड़ीसा विधानसभा के बारबाटी कटक के निर्वाचित हुई हैं। भाजपा के विधायक को यह हराए हैं और उनके बाद 8001 मतों से अंतर से हराकर यह 32 वर्ष की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ी और यह उपलब्धि हासिल की। अब ध्यान रखिएगा, अब आज चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में महिला भागीदारी की बात जब पूछी जाएगी ना, भागीदारी की बात पूछी जाएगी तो इन सभी का उदाहरण आप जरूर दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जिसमें देखिए IIM बेंगलुरु से प्रबंधन की डिग्री ली है, MBA का डिग्री ली हुई थी, उसके बाद आके क्या करती है, सक्रिय राजनीति में भागीदारी लेती है और उसके बाद सफल भी होती है। तो सफल महिलाओं का अगर केस स्टडी आपको देना हो तो इन सभी का एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। आपका मेंस आंसर राइटिंग बेहतर होगा। केवल महिला सशक्तिकरण की कहानियाँ लिख देने से आपके मेंस के नंबर नहीं प्राप्त होते। मेंस में अगर नंबर प्राप्त करना है ना तो इस प्रकार के केस स्टडी आपका उत्तर में होना चाहिए। अर्थात कौन सी महिला संघर्षों से जीत कर आगे आई है और अब महिला प्रतिनिधि के तौर पर ये भागीदार बन रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट से आप लोग उत्तर में रखिएगा। रीजन है कि मानव विकास के मोर्चे पर भारत कहाँ है, इसे समझने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी कि मानव विकास हम किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ मानव विकास किसे कहते हैं तो सिंपल सा अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण शब्द जिसमें हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि मानवाधिकार की गारंटी देता है, मानवाधिकार की गारंटी होती है, उसके साथ गारंटी होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आत्मसम्मान की पहचान, सम्मान की पहचान होनी चाहिए उसके साथ। ये 3 महत्वपूर्ण होता है अगर किसी के मानव विकास की हम बात करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे। और इसको हम समझ सकते हैं। देखिए आपको मानव विकास के लिए आपको इंडेक्स लाया जाता है, मानव विकास सूचकांक लाया जाता है, मानव विकास सूचकांक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग यह किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक लाया जाता है जिसमें मानव के विभिन्न स्तरों के सूचकांक को दर्शाया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे आगे किन किन शब्दों से। अब ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र इसे बोलता है। संयुक्त राष्ट्र क्यों मानव विकास की बात करता है तो ध्यान रखिएगा यह असमानता समायोजित विकास की धारणा को विकसित करता है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके कारण अगर किसी देश को समृद्ध होना है
तो पहले की धारणा थी कि हम आर्थिक रूप से जितना सबल हो पाएंगे, जिसमें हम पूंजीवादी देश की बात करते हैं, पूंजीवादी देश की बात करते हैं, वहाँ आर्थिक समृद्धि के साथ विकसित होगा देश, मानव का विकास होगा। पर अब वर्तमान धारणा, जब से सतत विकास की धारणा आई है, सतत विकास की धारणा आई है, उसके बाद अगर देखा जाए तो देश का समृद्धि मानव के समृद्धि से जुड़ा हुआ, मानव के समृद्धि से जुड़ा हुआ। तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि मानव कैसे समृद्ध करेगा, कैसे उसका विकास होगा, इसके संदर्भ में बातें की जाती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मानव विकास के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें की गई, उसके अतिरिक्त मैं बात करूँगा। पहले देखिए क्या कहता है इसमें। तो देखिए, मानव विकास के सभी संकेत को भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की 2023-24 की जो रिपोर्ट आई थी, मानव विकास रिपोर्ट, जिसे मानव विकास सूचकांक भी हम लोग कहते हैं, इसके अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक वैल्यू 2022 में बढ़कर 0.644 हो गई, अर्थात 0 से लेकर 10 तक, आपको 1 तक इसके आंकड़े आते हैं, जिसमें 0 पॉइंट इस तरीके से 0.1, 0.2 से लेकर 1.0 तक इसके आकलन किए जाते हैं, जिसमें 0.644 इसके आंकड़े दिए गए। रिपोर्ट में भारत 193 देशों की सूची में 34वें स्थान पर रखा गया। हालांकि अगर विकसित देशों की तुलना करें तो हम मानव विकास संकेतकों में बहुत पीछे हैं, और भारत को इस स्तर तक पहुंचने के लिए लंबा सफ़र तय करना है। पर पूर्व के बनस्पत में हमने बेहतर क्या किया, प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें तो जीवन प्रतिष्ठा कितना हुआ भारतीयों का, तो 67.7 वर्ष हो गया, अर्थात एक औसत व्यक्ति कितना जीवित रह रहा है, 67.7 वर्ष। तो आपको पीटी फैक्ट में यही सब प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात की जो HDI वैल्यू बोले, HDI वैल्यू क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में हम बात करें, उसकी कितनी वैल्यू है, आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। अब 48.6% तक बढ़ी है भारत की जो HDI वैल्यू, 90 से लेकर आपको 2022 तक। तो देखिए कितना बदलाव आया है, लगभग 50% ने हमने बदलाव के दौर से देख रहे हैं। तो इस तरह मानव विकास में भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर विश्व के शीर्ष 10 अमीर देश की बात हम करें तो ध्यान रखिए, लिस्बनबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, आइसलैंड, कतर, अमेरिका, डेनमार्क, मकाओ, जहाँ पर क्या है, आंकड़े प्रति व्यक्ति आय की। आपको अंतरिम बजट जब आया था, तो मैंने उस दिन भी आपको 2 फरवरी को इसके आंकड़े दिए थे। और लिक्सेमबर्ग विश्व का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, जहां 1,40,312 प्रति व्यक्ति डॉलर यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है लोगों का। तो भारत का कितना था GDP में, आपको अंतरिम बजट के दौरान मैंने बताया था। तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कितना है भारत का प्रति व्यक्ति आय अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार, मुझे बताइएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, लैंगिक असमानता की बात कर रहे हैं, उससे पहले या प्रति व्यक्ति है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर देखिए, अंतरिम बजट में मैंने बताया था कितना डॉलर है, $26.73 आपको भारत की प्रति व्यक्ति आय है। और उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको विश्व बैंक के द्वारा बताया गया है, विश्व बैंक के द्वारा कौन सा देश विकसित देश है, विकासशील देश है और अल्प विकसित देश है। मैंने एक आंकड़े दिए थे, अल्प विकसित देश है और विकासशील देश के 2 प्रारूप है, जिसमें उच्च स्तर वाले विकासशील देश और निम्न स्तर वाले विकासशील देश। मैंने आंकड़े बताए थे, आप लोगों को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पुराने स्टूडेंट हैं, एक्टिव मोड में रहा कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसी के तहत आपको बताई गई प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, पीटी फैक्ट आपको यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, परचेजिंग पावर पीपी के मोड पर, अब पीपी के हिसाब से भारत की प्रति व्यक्ति आय $9100 है। ध्यान रखिए, $9180 है। तो इसे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता हो। इसका मतलब अगर इस बात पर हिसाब लगाया जाए तो दूसरे देशों की तुलना में भारत के रुपये की क्या खरीद सकते हैं, भारत के लोग खरीद क्षमता अधिक है। इसके आधार पर हम बातें करते हैं। पीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग हैं। भारत में अगर लैंगिक असमानता कम हुई है, क्योंकि श्रम बाजार में लैंगिक असमानता अब
भी अधिक हैं। ध्यान रखिएगा, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 166 देशों में 108वें स्थान पर। अब इसके 3 प्रमुख क्षेत्र थे, जिसमें प्रजनन की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, सशक्तिकरण की बात होती है, श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की बात, महिलाओं की भागीदारी की बात होती है। फिर भी बनस्पत हमने सुधार किया है 47%। ध्यान रखिएगा 47% हमने पिछले कुछ दशकों में इसमें बदलाव आए हैं। तो देख सकते हैं लगातार हम बदल रहे हैं, हमारे आंकड़े बदल रहे हैं। हालांकि हम बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, तो आंकड़े थोड़ा सा प्रभावित करेंगे रैंकिंग के आधार पर, जहां पर 108 की बात हो रही होगी। पर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो हमने बदलाव देखे हैं, सुधार हो रहा है। तो इसे आपको समझने की आवश्यकता होगी कि हम कैसे मानव विकास के तौर पर देखते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ आंकड़ों का, तो इस दौरान मानव विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो देखिए नेशनल हाईवे जो वित्त वर्ष 14-15 तक था वो 97,870 किलोमीटर था। जो ध्यान रखिएगा, जो अभी कितना हुआ 22-23 के लिए वर्तमान सरकार में 1,45,240 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई हो गई है। तो इसे आंकड़े से देख सकते हैं, मानव विकास को समृद्ध करने के लिए, मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, मैंने आपको एक सर्किल बताया कैसे काम करता है इकोनॉमी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा लोगों के पास पैसे आएंगे, क्योंकि खरीद बिक्री बढ़ेगी, लोगों के संसाधन बढ़ेंगे, कम समय में अधिक दूरी तय कर पाएगी तो लोगों के पास पैसे बचेंगे। तो इससे वो बाजार में क्या करता है, निवेश करता है, निवेश के बाद मांग बढ़ती है, मांग और आपूर्ति के संदर्भ में आंकड़े चलने लगते हैं, जिसके बाद सर्कुलेशन, इकोनॉमी क्या करता है, सर्कुलेट करने लगता है। इसलिए जितना पैसा लोगों के पास होगा ना, उतना ही बाजार तीव्र गति से बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी के दौर से नहीं गुजरती है, केवल मंदी के दौर से गुजरती है। इसलिए कि भारत में इस प्रकार के रोटेशनल इकोनॉमी देखने को मिलती है, जहाँ पर हर 2 से 3 माह के बाद कोई न कोई त्यौहार, भारतीय त्यौहार आपको होता है, जहाँ पर खरीद बिक्री ज़्यादा होती है, खरीद बिक्री होती है, बाजार क्या करता है, मूव करता है, बाजार में पैसा आता है। तो इस चीज़ से समझिएगा हमेशा बाजार में मांग बनी रहती है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे, देखिए 2014-15 तक 22,224 किलोमीटर रेल मार्ग हुआ करता था। वर्तमान 21-22 के आंकड़े के हम बात करें तो 50,394 हो गया। विद्युतीकरण किया गया, साथ ही साथ 74 थी वित्त वर्ष 2014-15 में एयरपोर्ट की संख्या, वर्तमान में 149 हो गई। तो आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से बदलाव आए हैं। अगर हम बात करें मानव विकास की बात करें, मानव विकास में सूचकांक जो लिया जाता है, उसमें सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मानव विकास SDI की हम बात करें तो सूचकांक में ध्यान रखिएगा जीवन प्रत्यास्था जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्था, अर्थात जीवन जीने की जो क्षमता होती है, यह सतत SDG गोल कितने से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा 3 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से याद रखना है। फिर स्कूलों में शिक्षा का अपेक्षित वर्ष कितना वो व्यतीत कर रहा है, अपेक्षित वर्ष कितना वो व्यतीत करता है या रहता है, इसके आंकड़े ध्यान रखिएगा। यह भी SDG गोल के 4.3 से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जीवन प्रत्यास्था SDI की बात करें कि औसत वर्ष वो कितना, अपेक्षित वर्ष, औसत वर्ष कितना रहता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अपेक्षित वर्ष हो गया, एक औसत हो गया, सेम टू सेम होगा। स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष वो कितना रहता है, औसत वर्ष कितना रहता है, यह भी आपको SDG गोल के 4.4 से जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जिसे GNI भी कहते हैं। GNI कमेंट सेक्शन में बताइएगा GNI का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही से कैसे मापा जाता है। अब यह SDG के किस गोल से जुड़ा हुआ है, SDG के 8.5 के गोल से जुड़ा हुआ, अर्थात इस तरीके से आपको याद रखना है। आपसे जोर से पूछ सकता है टैग करके कि मानव विकास सूचकांक सतत विकास के लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करता है, इसमें सरकार के प्रत्याशित चीज़ों को बताने का प्रयास कीजिए। तो इस आंकड़े को बताना होगा आपको, किस में SDG के साथ जोड़ के आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इन सारे प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि इसके अतिरिक्त हम बात करें लोकतंत्र में मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है, बस छोड़े तो 2 मिनट का ये चीज़ें हैं। तो मानव विकास की बात करेंगे कि राजनीति में उसकी भागीदारी कैसी है, राजनीति में भागीदारी कैसी है, और उसको
मानव अधिकार के तौर पर वो धरातल में कैसे उपयोगी कर रहा है, कैसे उपयोगी है। इन संदर्भों को समझिएगा लोकतंत्र के संदर्भ से कि मानव विकास की बात होगी, इन दो पैमानों के आधार पर उसको मापा जा सकता, आंका जा सकता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आपको यह वीडियो YouTube पर बिल्कुल फ्री है, उसके लिए 1 रुपया पेड नहीं करना होता। लेकिन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और एंड क्या है, की पॉइंट प्राप्त करने के लिए प्लस वीकली टेस्ट देने के लिए, जो संडे को 11 AM में होता है, ठीक है ना। इसमें शामिल होने के लिए मात्र 599 प्लस टैक्स अर्थात 612 रुपया या 14 रुपया का अप्रोक्स आपको पड़ेगा। वैलिडिटी के साथ आप इसे 1 साल के वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी को लगता है करेंट में मुझे कन्फ्यूज़न है PT मेंस इंटरव्यू स्तर पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता पर RBI की नज़र है। केंद्रीय बैंक को 10 वर्षों का एजेंडा तय किया। प्रवासी भारतीयों के रुपये में लेन देन के लेकर प्रोत्साहन हुए। देखिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। हम लगातार बात कर रहे हैं, 47 की चर्चा हमेशा हो रही है। तो RBI भी क्या कर रही है, अपने स्तर पर लेन देन के संदर्भ में बातें कर रहा है, अर्थात मांग और पूर्ति के आधार पर चीज़ें क्या बदलाव हो सकती है, सभी मुद्दों पर यह देख रही है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये के लेन देन को बढ़ावा देने और इसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में शामिल करने, ज़्यादा स्वीकार करने RBI तैयार है। और हाल ही में आप लोग को ध्यान रखना होगा, मौद्रिक नीति समीक्षा करने के साथ RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने RBI एट 100 इन ए मल्टी ईयर टाइम फ्रेम नाम की एजेंडा एक प्रकाशित करते हैं। इस एजेंडे का नाम याद रखना है RBI एट 100 इन मल्टी ईयर टाइम फ्रेम, इसे याद रखना है। यह क्या करेगा, जिसके तहत एजेंडा प्रकाशित करते हैं। 90 स्थापना दिवस में RBI 2034 के किन मुख्य क्षेत्रों के तौर पर काम करेगा, इस एजेंडे के तहत शामिल किया गया। अर्थात 2034 में, क्योंकि RBI की स्थापना 1934 में हुई थी, तो ध्यान रखिए 2034 का इसका 90 स्थापना दिवस होगा। उस वर्ष यह क्या करेगा, इसके लिए फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, RBI किन किन नीतियों को किस प्रकार एजेंडे के तौर पर शामिल करा, जिसमें रुपये का कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे इसे मान्यता दिलाएं, इसके लिए वो कार्य कर रहा है। इसके लिए एक एजेंडा तय किया गया। लेन देन की बात की जा रही है। परिवर्तन 4 क्षेत्र गिनाए हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। पहला क्षेत्र, प्रवासी भारतीयों को विदेशों में लेन देन के लिए रुपये उपलब्ध कराना। ये महत्वपूर्ण एक पक्ष होगा इसका, जिसमें वो बात करेगा कि परिवर्तन हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से वेलेबल बना सकते हैं लेन देन के लिए। तो एक पहला प्रवासी भारतीयों के लिए करेगा। दूसरा वो क्या कर सकता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को रुपये के बैंकों के खाते में उपलब्ध कराएगा। तीसरा है जो MRI जमा खातों में ब्याज देने को लेकर नई व्यवस्था लागू कर। इस बार RBI स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो NRI है उनके खातों में अर्जित ब्याजों से विदेशी ट्रांसफ़र करने से छूट देगी। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय ब्रांडों विदेशी रुपये में निवेश करने को प्रोत्साहित कर, अर्थात भारत में निवेश करना है तो रुपये के अनुसार निवेश करो। तो यह कहीं होगा। फायदे से क्या होंगे, तो भारतीय रुपये विदेश भेजने या विदेशी मुद्रा के देश में लाने किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगी, अर्थात हमें डॉलर के हिसाब से परिवर्तन अपने रुपये में नहीं करना होगा। या डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है तो भारतीय मूल्य क्या होता है, कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है, वो इससे दूर होगा। दूसरी मुद्रा की सापेक्ष रुपये की कीमत बाजार तत्व तय करेंगे, यह भी महत्वपूर्ण होगा। रुपये की मजबूती करने से, इससे कमज़ोर होने से बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय कंपनियों को विदेश में रुपये निवेश की होगी छूट, यह लाभ होगा। इसके साथ साथ आर्थिक उदारीकरण के जब हम दौर की 1991 की बात करते हैं तो वहाँ पर आंशिक क्या किया गया था, रुपये का परिवर्तन किया गया था। इसके बाद 2022 में RBI की भारतीय रुपये आयात निर्यात को मंजूरी दी गई। इसके बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमीरात जो UAE है, उसके बाद ध्यान रखिएगा आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया। यह भारत के पर रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया था। अब इसके आगे ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी। भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, रुपये के उपयोग विधिक मुद्रा के रूप में किया जाता है। अब हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार व्यापार के लेन देन में अत्यंत कम हिस्सेदारी है,
रुपया के साथ अभी भी वैश्विक मुद्रा बनने से सकने में बहुत दूर है, क्योंकि कुछ देश ही भारत के रुपये से लेन देन के। रूस से भी बात हुई थी, पर ध्यान रखिएगा जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबली हम नहीं जा पाएंगे, सभी देशों के पास पहुंच स्थापित नहीं कर पाएंगे रुपये का, तो हम भारत के पैसे को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दिला पाएंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा जब हम सांकेतिक स्थिति में बात करें, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी की बात करें, तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता था परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अवस्था है। फिर भी हम आंशिक रूप से क्या करते हैं, आंशिक रूप से अपने रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए हुए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के तौर पर लेन देन कर रहे हैं आयात निर्यात में, ऐसा है ना। तो इसके लिए क्या करना, हमें सरकार के साथ काम करने की आवश्यकता। आरबीआई ऐसा बोलता है, लक्ष्य तय करता है। उसके बाद रुपये का परिवर्तनता क्या होता है, परिवर्तनता तो ध्यान रखिएगा 1992-93 पहली बार केंद्रीय आम बजट में आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा का परिवर्तनीय बढ़ावा दिया गया था। यह विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तत्कालीन एकीकरण हेतु अनिवार्य कदम था। इसलिए ध्यान रखिएगा 1 मार्च 1992 से आंशिक विनिमयता की शुरुआत की गई, जहां पर रुपये का परिवर्तन किया गया। सिंपल सा शब्दों में हम विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपने मूल्य को कितना बेहतर समायोजित कर रहे हैं, जिसके इस प्रणाली के तहत किया गया था 1 वर्ष की अवधि के लिए संचालन में बने रहने हेतु मुद्रा आय 60% का भाग जो है बाजार से निर्धारित विनिमय दर के रुपये में परिवर्तन होगा और शेष 40% आय से आधिकारिक तौर पर तय की गई विनिमय दर के आधार पर होगा। अर्थात हम बाजार के साथ और सरकारी तंत्र के साथ दोनों के साथ मुद्रा का परिवर्तन कर रहे थे। आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया था जहां पर 60% की बात की गई थी। अब केवल हम बात करेंगे, अब यह एक मुद्रा परिवर्तनीयता इस इंगित क्या करता है, एक उसे स्वतंत्र रूप से किसी अन्य मुद्रा के साथ, विदेशी मुद्रा के साथ परिवर्तन किया जा सके। अर्थात मान लीजिए हम $1 से हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी कितनी आसान प्रवृत्ति है बदलने की, तो यह समझने की आवश्यकता। अगर हम आयात निर्यात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो डॉलर के हिसाब से हम पैसे ले रहे हैं, डॉलर उसको पे कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, रुपये में उसको पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सामान ले रहे हैं किसी देश से, एक सेकंड ऐसे समझिएगा। भारत किसी XYZ से क्या कर रहा है कि कोई आयात कर रहा सामान, क्या कर रहा है, मंगा रहा है, किसी देश से सामान मंगा रहा है, तो उसको बदले में डॉलर से वो लेगा, डॉलर के स्थान पर वो क्या देता है, रुपया देता है। और उस देश की मान्यता ऐसी है कि हाँ रुपये में वो पैसा ले लेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, रुपये का परिवर्तनीयता कहते हैं। सिंपल सा शब्दों में अगर समझे, यह मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है। निर्धारण जो बाजार होगा, हम यूएई के साथ ऐसा बात कर रहे हैं, यूएई के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, रूस के साथ ऐसी चर्चा हुई थी, और भी देश इससे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आरबीआई इसके लिए बेहतर उनको देना है बधाई कि जल्द से जल्द ये काम कर लें, तब हम विश्व में डॉलर से मजबूत अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब है कि जीडीपी के आधार पर कितना रुपया किस देश के पास है, कंट्री जो हम 5वीं अर्थव्यवस्था है ना, उससे पहले यूनाइटेड स्टेट है जो अमेरिका कंटिनेंट का है। ध्यान रखिए उसके पास कितना बिलियन है, 28,783 बिलियन यूएसडी डॉलर उसके पास है। ध्यान रखिएगा, अगर चाइना के पास करें तो 18,536 यूएसडी डॉलर है। अगर उसके बाद हम उससे जर्मनी की बात करें, उसके 4700, जापान के पास 4,112, इंडिया के पास 39,042। यह जल्द ही भारत इसे और भी आगे निकल के चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 1 से 2 वर्षों में। इस तरीके से हमारे पास कितने, तो टॉप 10 जो इकोनॉमी है विश्व की, उसके पास कितना यूएसडी डॉलर है रिजर्व, इसे समझने का, इकोनॉमी रिजर्व का समझ में बात करिएगा कि उसका अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, तो इतना ही आकार है, इसे समझने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे हम बात करेंगे पीटी फैक्ट में, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से जरूर आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। अलग राज्य तीसरे ग्रैंड स्लैम जिताने सबसे युवा खिलाड़ी है, तो यह आपको कब इनको ग्रैंड स्लैम मिला, 22, 23, 24 में मिला, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ठीक है ना। तो 3 से इनको याद रखना है। 5 घंटे का, देखिए 5 घंटे का फाइनल चला था, 5 घंटा लगातार मैच चला है, तो ये जीत पाए हैं। तो इसे भी समझने का कितनी मेहनत करनी होगी इनको जीतने के लिए। इसी फ्रेंच ओपन में आपको युगल खिताब किनके द्वारा, गाफ और कैटरीना के द्वारा जीता गया। तो पीटी फैक्ट आपको निकाल लेना है। उसके आधार पर ये एक जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसे हम UFC कहते हैं, वो पहली जीतने वाली महिला भारत की कौन है, मार्शल आर्ट फाइटर जो है आपको
पूजा तोमर। तो ये आपको पीटी फैक्ट आपको याद रखना है। ये सब पीटी फैक्ट है, ज़्यादा चीज़ें इसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रखनी है। अगर हम संपादकीय की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाओं की बात करें तो देखिए, इस पेपर को अच्छे से आप संपादकीय को देखिएगा। यह पीटी प्लस मेन बहुत से आंकड़े को आपको लेकर आता है और भारतीय इकोनॉमी में जीडीपी में इसका योगदान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और G20 के बाद भारत ने इसे और भी व्यापक तरीके से प्रायोगिक तरीके से इसकी महत्ता को समझा है। तो आने वाले एग्जामों में इससे प्रश्न जरूर हो सकते हैं मेंस के फैक्टर से। इसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक, जिसे TTDI बोला जाता है, 2024 जारी किया गया, जिसमें 119 देशों में इस सूचकांक में भारत 39 स्थान पर है। तो आंकड़े अच्छे हैं, तो इसे समझने की आवश्यकता होगी। इससे पहले 2019 में भारत इस सूचकांक में काफ़ी नीचे था, 54 स्थान में था। अगर 2019 की हम बात करें, उसके अनुपात में ये लगभग आपको बढ़ोतरी हुई है। तो इसे समझने की सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है, इसे देखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करें, इस सूचकांक के तहत प्राकृतिक मापदंड पर भारत 6ठे स्थान पर है, सांस्कृतिक, कारोबार, चिकित्सा, शिक्षा की यात्रा के मापदंड पर 9वें स्थान पर है। इसमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मक मामले में 18वें स्थान पर, हवाई यातायात के प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इसका 26वां स्थान है और ज़मीनी और बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में 25वां स्थान है। तो इतने आंकड़े इस सूचकांक में दिए गए हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। अब ध्यान रखिएगा, इस पर्यटन जो सूचकांक दिया गया उससे यह पता चलता है स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा, पर्यटन में सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो है मापदंडों भारत ने प्रगति की है। तो लगातार भारत इस तरीके से बदलाव आ रहा है। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और भी कौन कौन से रिपोर्ट जारी किया जाता है और विश्व आर्थिक मंच है क्या। तो विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत करने वाली है, जो गैर सरकारी संगठन है, जहाँ वैश्विक रूप से क्या करता है, इकोनॉमी कैसे किसी देश की बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी कैसे प्रभावित करेगी, वैश्विक जीडीपी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए उसकी चर्चा करती है, अर्थात थिंक टैंक के तौर पर काम करती है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा जहां बोला जाता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने अन्य रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इतने रिपोर्ट किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे WEF बोला जाता है, इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है। और हमेशा इस पर बैठक भी होती है, भारत के प्रतिनिधि भी यहाँ पर जाते हैं इसके वार्षिक बैठक पर, जहाँ वैश्विक रूप से सभी नेता आते हैं और अपने अपने विचार, इकोनॉमिस्ट और भी लोग आते हैं, इकोनॉमिस्ट अपने विचारधारा रखते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, अगर पर्यटन क्षेत्र में हम बात करें तो घरेलू पर्यटन तेज़ी से बढ़ रहा है, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन ऊंचाई छू रही है। हाल ही में देखेंगे कॉरिडोर की बात हो रही होगी, कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसमें राम कॉरिडोर, कृष्ण कॉरिडोर, आपको नानक कॉरिडोर है ना, इस प्रकार से कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो मुझे आप बताइएगा यह किस योजना के तहत बनाया गया, किस योजना के तहत बनाया गया ऐसे कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर। तो और कॉरिडोर में जो भी कॉरिडोर है उसके नाम बता के उसके कौन कौन से स्थल है आप मुझे बताइएगा। चलिए, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब ये आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट एक्टिव हैं, ठीक है। हमारे तरफ से केवल प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव कीजिए। अब आगे बात करते हैं, इसी में घरेलू पर्यटन में संख्याओं की वृद्धि की बात कर सकते हैं। घरेलू पर्यटन स्थलों की बात होती है, विश्व पर्यटन तरह सुविधाएं बढ़ाएगी। कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रमुख जो पर्यटन स्थलों की पहचान, उसकी सुंदरता, रख रखाव, पेशेवर तरीके से तैयार करने की, संग्रहालय बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके आधार पर देशी और विदेशी पर्यटक क्या होते हैं, देशी प्लस विदेशी पर्यटक आकर्षित होते हैं किसी क्षेत्र को देखने के लिए। आकर्षित होंगे तो इससे क्या होगा, डॉलर मिलेगा प्लस रुपया भी वृद्धि होगा। इसके आंकड़े RBI ने हाल ही में दिए, मैं अंत में बताऊंगा कितना डॉलर आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता, साधारण से साधारण पर्यटक उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय क्षेत्रों में क्या करते, किफ़ायती कीमतों पर ठहरने, स्वच्छ सुरक्षा मानकों के आधार पर क्या करते, मानकों के आधार पर अपना
ठहराव करते हैं और क्षेत्र विशेष को देखते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम बात करें दुनिया के सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की बात करें तो फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, चीन, इटली जाते हैं। इनके अलावा सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जैसे शहरों में अपनी कुछ विशेषताओं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत उससे बहुत आगे है। ध्यान रखिएगा, स्थिति यह है कि अभी भी दुनिया के कुल विदेशी पर्यटकों के 2% से भी कम हिस्सा भारत के खाते में आती है। अब ध्यान रखिएगा, जितना इन क्षेत्रों में जाता है ना, 98% अगर कुल पर्यटन की संख्या 100 है तो 98% इन देशों में जाता है और केवल 2% भारत में आते हैं विदेशी पर्यटक की बात करें तो। हालांकि पर्यटन उद्योग में भारत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में करीब 6% का योगदान करता है, 6% का। और प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार की बात करें तो 8 करोड़ रोजगार यह उपलब्ध कराता है। इसे और भी क्षमता है विकसित करने की, जिसमें G20 पर मुद्दों पर जब बात हो रही थी, 200 से अधिक बैठकें की गई थी, तो आप लोग को याद होगा भारत पर्यटन थीम बनाया था जिसके आधार पर दुनिया को आकर्षित कराया। इसमें दो मत नहीं है कि दुनिया क्या है सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना है भारत में, तो लेकिन यह इस डगर पर बहुत पीछे है, कर ही नहीं पा रहे हैं। 2014 से पहले ऐसी हमारे पास कल्पना भी नहीं थी कि हम भारतीय पर्यटन को इस उच्चतम स्तर पर पहुंचाए। इनक्रेडिबल इंडिया की बात कर ले और भी पधारो हमारे देश का स्लोगन जो है, ये सब चीज़ें जो है ना वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देता है। और इससे देखिए डायरेक्ट क्या मिलता है, हमको डॉलर मिलता है, तो हमारा विदेशी जो भंडार है वो भी बढ़ता है। तो इससे हम अधिक दिनों तक क्या करें, खरीद क्षमता बढ़ती है, किसी देश की खरीद क्षमता बढ़ती है। इसलिए पर्यटन अगर बेहतर होगा, किसी देश की इकोनॉमी ही पर्यटन पर डिपेंड है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, भारत कई अनोखे पर्यटनों स्थलों से भरा पड़ा है जहां पर संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खान पान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता देखने को मिलती है। हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा, विशाली समुद्र तट, रेत रेगिस्तान, कच्छ का सफेद नमक रेगिस्तान, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान, देश के कोने कोने यूनेस्को द्वारा स्थापित चिन्हित धर्मस्थलों, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक विविधता भारत में है। तो इस तरह पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, अधिक जीडीपी में इसका योगदान बढ़ाया जा सकता है, 6 से 10% तक किया जा सकता है और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यह क्या करता है, 4 सितंबर 2023 को एक आंकड़े आते हैं, लोकसभा में बातें की जाती है कि वर्ष 2022 में भारत यात्रा पाए विदेशी पर्यटकों की संख्या 85 लाख थी, 85.9 लाख, मान के चलिए 86 लाख, जबकि उस वर्ष 2 करोड़ भारतीय पर्यटक देश से बाहर गए। सोच के देखिए, हमारे देश से 2 करोड़ जा रहे हैं पर विदेश से भारत में मात्र 86 लाख लोग आ रहे हैं। तो यह अनुपात को ठीक करने की आवश्यकता है। हम अपने पर्यटक को और पर्यटन क्षेत्र को और भी मजबूत कर सकते हैं, स्थलों को और भी सुसज्जित कर सकते हैं, स्वच्छता, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा और उससे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब ध्यान रखिएगा, 23 मई 2024 को प्रकाशित रिजर्व बैंक की RBI के द्वारा एक रिपोर्ट आती है जिसके अनुसार वर्ष 2023-24 में विदेश घूमने में 17 अरब डॉलर यानी करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं वर्ष 2022-23 की विदेश घूमने में 13.6 अरब डॉलर खर्च किए गए। तो सोच के देख सकते हैं भारतीय कितना पैसा खर्चा कर रहे विदेश में जाकर अपने संसाधनों का। अगर यही हम इंफ्रास्ट्रक्चर, यही हम सुविधा अपने देश के किसी क्षेत्र में देते हैं, वो पैसा भारत में बचेगा। साथ ही साथ क्या होगा, भारत में विदेश से लोग भी घूमने आएंगे। अब यूट्यूब में लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, विदेशी यूट्यूबर, अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रियों के, भारत के कल्चर को दिखा रहे हैं। भारत की जो पुरानी स्थिति बनी हुई थी, परिस्थिति बनी हुई थी, सपेरों का शहर बोला जाता था, गाँव बोला जाता था, उसकी मान्यता को तोड़ रहा है। लोग भारत के पर्यटन को कैसे रंग, यहाँ पर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, तो इन सबों का यूट्यूब पर लोग प्रचार कर रहे हैं, जिससे विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिए, खर्च का लगातार बढ़ रहा है। भारत के किए गए जाने वाले खर्च का ग्राफ वैसी ही ऊंचाई नहीं है, ये सब चीज़ें होती है। अब ध्यान रखिएगा, एक विदेशी पर्यटन से औसतन ना तो 2 लाख रुपये कमाई होती, इस तरीके से ध्यान रखिए आंकड़े दिए जा रहे हैं जिसके आर्थिक लाभ अनुमान इससे लगाया जा सकता है। हमें क्या करना होगा, हमें घरेलू पर्यटकों को, धार्मिक पर्यटकों को
विदेशी पर्यटकों को अनुभव को बेहतर बनाने के पर्यटन में व्यापक बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। सुविधाओं नई वैश्विक पर्यटन के सोच का आकार देना होगा, जैसे यूएई ने दिया है। अब इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कंधे पर थी। उसने क्या किया, 200 से अधिक विभिन्न बैठकें हिस्सा लिया। उसने क्या किया, भारत के पर्यटक स्थलों को भ्रमण करवाया। भारत के बेजोड़ पर्यटन केंद्रों का वैश्विक प्रचार किया गया। आप जब प्रधानमंत्री सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे थे, याद है नालंदा का फोटो लगाए हुए थे बैकग्राउंड में। तो नालंदा क्या है, खंडहर है, वो क्यों हुआ इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका को बताता कि विदेश से जब हमारा प्राचीन काल था उस समय विदेश से लोग यहाँ भारत में नालंदा में पढ़ने आते थे और उच्च क्वालिटी का प्रशिक्षण देकर ही उनमें आपको क्या होता है, परीक्षा देकर उनको वहाँ पर शामिल किया जाता था। इसके साथ साथ इनकी महत्ता को समझाया गया था। तो इस तरीके से यह सब चीज़ें आपको देखनी होगी। राजनीतिक बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार राज्यों और स्थानीय निकायों के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। नवसंगठित सरकार पर्यटन के प्रधान देशों के तौर पर अगर 2030 की बात हम करें, विदेशी पर्यटकों को $56 अरब विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए 2047 तक 1 लाख करोड़ पर्यटन अर्थव्यवस्था को बनाने की बात हो रही है। तो हम आने वाले समय में ऐसे लक्ष्य तय किए हैं। 47 तक लक्ष्य क्या है, 1 लाख करोड़ का है। 2030 तक कितना, $56 अरब। तो ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए। अपने मेंस आंसर राइटिंग में आपको जब लिखना हो तो पर्यटन में क्या भूमिका हो सकती है, पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है, जीडीपी में इसका क्या योगदान हो सकता है, क्षेत्र विशेष के विकास में क्या इसका योगदान हो सकता है, व्यक्ति विशेष के विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है। सभी चीज़ों को आप रेखांकित करते हुए आंकड़ों का जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों से आप लोग बेहतर तरीके से समायोजित कर पाएंगे। कल फिर मिलते एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।